हेलो। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? हेलो, बोलिए। मैं तो लाइव हूँ, आप मुझे देख नहीं पा रहे क्या? आपसे बात कर रही हूँ लाइव। मैं फोन काट दूँ क्योंकि मेरा तो इसी पर है ये इंटरनेट इसी पर है मेरे फोन पर। ठीक, ओके। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? कौन है मुझे तो ये भी पता नहीं चल रहा। फोन दे मुझे जंस कैमरा से फोटो खींचनी। उनका बाबा कैसे प्लीज। बाबा फोन तो नहीं है। नहीं कर पाओगे, रिलैक्स करो मेरे में। नहीं मम्मा का हॉटस्पॉट नहीं सकती। लाइव हो लाइव तो है पर हमको समझ में नहीं आ रहा कि और कौन है और नहीं है। वेबिनार के बाद ओके। ठीक है। प्रियदर्शी जी कह रहे हैं मैं अपनी बात रखूं, तो मेरी आवाज तो स्पष्ट है। ठीक है, क्या इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से नहीं शुरू करें? 5 मिनट और देख लें, कोई साथी जुड़ने वाले हों। मैं कमेंट सेक्शन में आपके जवाब का इंतजार कर रही हूँ। तो मैं ये सोच रही थी कि 5 मिनट और इंतजार करते हैं। अमूमन हम लोग 6 का मतलब 6 नहीं सोचते हैं, हालांकि अभी
इंटरनेट का दौर है तो हो सकता है 6 का मतलब 6 हो। इसीलिए मैं सोच रही थी अगर कोई मुझे बता सके कि मैं कैसे जान सकूं कौन कौन जुड़े हैं, क्या वो कहीं स्क्रीन पे दिखता है? कमेंट सेक्शन में जवाब का इंतजार। ठीक है, सुझाव आया है आशीष जी का कि बात शुरू की जाए और बाद में लोग सुनते हैं इन रिकॉर्डिंग्स को। नहीं, मैं कमेंट सेक्शन देख पा रही हूँ और आपका सुझाव आ रहा है। सॉरी शानू, मैं आपका फ़ोन नहीं ले सकती हूँ क्योंकि उसी से मेरा इंटरनेट है। आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो सभी को नमस्कार, मेरा नाम कामायनी है, कामायनी स्वामी, और मैं जन जागरण शक्ति संगठन से जुड़ी हुई हूँ। ये एक मजदूरों और किसानों का, छोटे किसानों का यूनियन है जो उत्तर बिहार में काम करता है। साथ ही जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, जो कि एक राष्ट्रीय समन्वय है, उसमें भी, उससे भी जुड़ी हुई हूँ। पहले जब मुझे कहा गया कि ये बातचीत जनतंत्र और संभावनाएं, ये बातचीत खास करके स्त्री मुक्ति को लेकर के आज इंडिपेंडेंस डे के दिन हम लोग रख रहे हैं और मैं इसमें बात रखूं तो मैं बहुत उत्साहित थी। पर ईमानदारी से बताऊं, मैं सोच रही थी कि शायद कोई सवाल जवाब का फॉर्मेट होगा, तो मैं सोच रही थी रास्ता आसान होगा। ये मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है और आपको विश्वास नहीं होगा, इस पूरे लॉकडाउन में मैंने एक भी फेसबुक लाइव नहीं किया है। तो मुझसे जो भी तकनीकी त्रुटियां हों उसके लिए आप मुझे ज़रूर माफ़ कर दीजिएगा। हालांकि इतना मुझे समझ आ गया है कि मैं कमेंट सेक्शन में आपके कोई सवाल हों या कोई टिप्पणियां हों तो उन्हें देख सकती हूँ और उन्हें अपनी टॉक में इंक्लूड कर सकती हूँ। मुझे स्त्री मुक्ति और मानवाधिकार पे बात करने के लिए कहा गया है। मैं आज के दिन, क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है, क्योंकि आज स्वतंत्रता दिवस है, अपनी बातचीत शुरू करना चाह रही थी नागार्जुन की एक कविता से। छोटी सी 4 लाइनें बस मैं पढ़ रही हूँ। आज शायद आप में से कई लोगों ने पढ़ी होंगी। बहुत सारे लोगों ने तिरंगे के साथ फ़ोटो भेजी और इंडिपेंडेंस डे विश किया। कुछ दिन पहले जन्माष्टमी विश की और मुझे लगभग ऐसा लगा कि एक रॉ में इंसान बस विश करता गया। और क्या फ़र्क है आज का दिन। खैर, मैं इस कविता से शुरू कर देती हूँ। किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है। सेठ है शोषक है, नामी गला काटू है। सेठ है शोषक है, नामी गला काटू है, गालियां भी सुनता है, भारी थूक चाटू है। कौन है खिला खिला, बुझा बुझा कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है। खिला खिला सेठ है, श्रमिक है बुझा बुझा, मालिक बुलंद है कुली मजूर पस्त है। मालिक बुलंद है कुली मजूर पस्त है। सेठ यहाँ सुखी है, सेठ यहाँ मस्त है। उसकी है जनवरी, उसी का अगस्त है। तो पता नहीं इतना सैड टोन क्यों सेट करना चाहती थी मैं आज की बातचीत का, पर शायद इसलिए क्योंकि मजदूर या श्रमिक के जो हालात हैं वो बहुत खुल करके सामने आए इस कोविड के टाइम में। जिस तरह से लोग पैदल चल के वापस आए, जिस तरह से लोग मारे गए, जिस तरह से 2 जून की रोटी साथ लाना मुश्किल है, जिन टाइम में हम ट्रैवल नहीं करना चाहते, हमारे अररिया कटिहार ज़िलों में, मतलब उत्तर बिहार के जिन ज़िलों में हम काम करते हैं वहाँ बस लगी हुई हैं क्योंकि बिहार का मजदूर चाहिए काम करने के लिए दिल्ली में। और ऐसे में हम स्त्री मुक्ति की बात जब करना चाहेंगे तो मेरे दिमाग में क्या आता है?
मेरे दिमाग में आता है कि जो समाज इतनी ऊंच नीच पर आधारित हो, उस समाज के लिए कैसे संभव है कि वो महिला की स्वतंत्रता या बराबरी की बात करे पर भूख पे बात ना करे, या ये जो मजदूर और मालिक के रिश्ते हैं उस पे बात ना करे, या जाति पर बात ना करे। वो ये भूल जाए कि हमारे इसी देश में ऊना हो जाता है, यहीं पर खैरलांजी जैसी किलिंग हो जाती है। तो मैं जब बात करती हूँ तो मैं हरदम ये कहती हूँ कि मेरे लिए जाति, वर्ग और पितृसत्ता से जो संघर्ष है वो सब आपस में जुड़ा हुआ है, एकदम गुत्थम गुत्थी। और मैं आज भी वही उसी तरह से बात करूंगी। तो अलग अलग चीज़ें जो हैं मैं उनको जोड़कर अपनी बात रखूंगी। और बहुत ही अच्छा होगा अगर आपके कमेंट्स आते रहें और कुछ सवाल भी आते रहें, तो शायद मुझे कुछ एक तारतम्य भी मिल जाएगा। अ, मैं एक किस्से से ही शुरू कर देती हूँ। देखिए, एक जो मेरे मन में जब भी स्त्री मुक्ति और स्त्री विमर्श की बात आती है तो अब आता है कि कितना बाइनरी में हम सोचते हैं। स्त्री है, पुरुष है, पर स्त्री पुरुष के बाहर भी एक एक कंटिन्यूअम है, जेंडर का, लिंग का एक कंटिन्यूअम है। और क्या हम उस कंटिन्यूअम के लिए जगह खोज पाते हैं स्त्री विमर्श में, या स्त्री मुक्ति की बातचीत में, या हमारी मानवाधिकार की बातचीत में? और मुझे लगता है कि आज के विमर्श में वो बहुत ज़रूरी है। उसे ध्यान में रखते हुए मैं आपके ये किस्से से शुरू करती हूँ। हाल में हमारे संगठन में एक मामला आया। वो हमारी दोस्त भी थी। उनके संग एक भयंकर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, एक गैंग रेप। मतलब कभी कभी लगता है कि मैंने ये कहानियां सुनी थी, मैंने फिल्मों में देखा है, मैंने कहीं सुना है, 2012 रेजोनेट करता है, मगर मगर खुद ऐसे मामले में पहल करना और बदलाव के लिए या न्याय के लिए बात करना, ये पहली बार हमारे साथ हुआ था। और उसमें बहुत ही बहादुर 3-4 नौजवान संगठन के साथियों ने उस पीड़िता, मैं उसका नाम खुशी चल रहा है, ये उसका काल्पनिक नाम है जो वो इस्तेमाल करना पसंद कर रही है। तो खुशी के संग ये घटना घटती है 6 तारीख की रात को। और बहुत ही बहादुर 4 नौजवान साथी हमारे संगठन के उसकी मदद कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली वो मदद करते हैं। जिस दिन हम लोग 10 तारीख को 164 का बयान देने के लिए पहुंचते हैं, मैं भी उस टीम में हूँ जो खुशी की मदद कर रही है। और 10 तारीख को शाम में दिन भर इंतज़ार करने के बाद जब खुशी का बयान होता है, तो वहाँ पर कुछ आपस में बातचीत होती है जज की और खुशी की। और खुशी ये कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं, मैं बयान पे साइन नहीं कर सकती हूँ, मेरी दीदी को बुला दीजिए। वहाँ पर हमारी दो साथी जो बाहर दरवाजे के खड़ी हैं, कल्याणी और तन्मय, और वो दोनों साथियों को बुलाया जाता है, बातचीत होती है। पर अंत में उस दिन ये होता है कि पीड़िता और उसकी दोनों सहयोगियों को जेल भेज दिया जाता है। ये 10 जुलाई की घटना है। इस बात को अब 1 महीने और 5 दिन हो रहे, मगर वो 25 दिन जो जेल में बिताते हैं ये दोनों साथी, कल्याणी और तन्मय, मेरे लिए वो सबसे बड़ी टिप्पणी है स्त्री मुक्ति पर। कि किसी और के संग इतना जघन्य अपराध हो और वो अपने आप को जेल में पाए, और जो लोग हिम्मत करके उसकी मदद कर रहे हैं वो लोग भी अपने को जेल में पाए। तो ये है संदर्भ जिसमें हमें स्त्री मुक्ति है ना की बात करनी है। मुझे मालूम है लेबल सबसे बढ़िया चीज़ नहीं होते इस्तेमाल करने के लिए, पर मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अपने आप को एक नारीवादी और समाजवाद के मिश्रित एक विमर्श से निकला हुआ पाती हूँ अपनी सोच को। और उसमें मैं ये समझती हूँ कि जब जाति, लिंग, धर्म और वर्ग की राजनीति को साथ लेकर हम चलेंगे, तभी सचमुच में स्त्री मुक्ति संभव है। अगर
उसमें लोकतंत्र की संभावना नहीं है। अगर उसमें लोकतंत्र नहीं है तो ये तो पूरा विमर्श ही समाप्त है। आजकल के समय में जहाँ कितने सारे नाम दिमाग में आते हैं। मैंने तो आपको कल्याणी और तन्मय की कहानी सुनाई क्योंकि वो हमारे साथी हैं, क्योंकि वो न्याय के मंदिर में न्याय खोजते हुए गए और खुद अपने आप को उन्होंने जेल में पाया पीड़िता के साथ। मगर मैं सोचती हूँ दिवांगना के बारे में, मैं सोचती हूँ नताशा के बारे में, मैं सोचती हूँ गुलफिशा के बारे में, और फिर मैं सोचती हूँ उन अनगिनत औरतों के बारे में जो अपने आप को एक बेहतर दुनिया की सोच की लड़ाई में खड़ी पाती हैं, मगर उसके लिए उनको वो आदर, वो सम्मान नहीं मिलता, बल्कि उनको जेल की एक कालकोठरी मिलती है। तो अचानक हमें लगता है कि हमारे जो बुनियादी मुद्दे हैं कि क्यों एक औरत पर इस तरह की यौन हिंसा होती है, क्यों घर की चारदीवारी में उसे घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ता है, वो तो मुद्दे गौण हो जाते हैं और एक अलग ही तरह की लड़ाई में हम शामिल हो जाते हैं। और वो है कि जस्ट टू कीप अफ्लोट, मतलब हम बस तैरते रह सकें, ये अपने में एक संघर्ष हो जाता है। पर फिर भी मैं अपने आप को थोड़ा सा वापस ले जाना चाहती हूँ और ये सोचती हूँ कि अनगिनत औरतों ने हमें इंस्पायर किया है, जो इस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा रही और सावित्रीबाई फूले जैसी इंस्पिरेशन भी रही, जिन्होंने बच्चियों की पढ़ाई के लिए संघर्ष किया। तो चीज़ें तो बहुत बदली। आज से 125 या 150 साल पहले सावित्रीबाई जब बस इतनी सी बात कह रही थी कि भाई बच्चियां पढ़ लें, तो गांव के लोग उन पे कीचड़ और गोबर फेंक रहे थे। उनके अपने परिवार में, मतलब उनके ससुराल से उनको और उनके पति को, ज्योतिबा फूले को, बाहर निकलना पड़ा क्योंकि वो इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे कि बेटा और बहू इस तरह का काम करेंगे। पर आज हम नहीं सोच सकते। हाँ ठीक है, इक्का दुक्का केस होगा, पर हम आमूमन ये मान के चलते हैं कि भाई लड़की भी होगी और लड़का भी पैदा होगा तो दोनों को स्कूल जाने का एक मौका मिलेगा। तो चीज़ें बहुत बदली हैं। अगर चीज़ें बहुत बदली हैं और इस लोकतंत्र में ही बदली हैं और इसी देश की आज़ादी में बदली हैं, तो संभावना तो अनगिनत है। और संभावना यानी उम्मीद, मतलब हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जब नाउमीदी भी छा जाए तो भी उम्मीद करना ही एक तरीका है कि हम कंटिन्यू कर सकें अपने संघर्ष को और आगे बढ़ सकें। तो उन्हीं संघर्षों के छोटे छोटे अनुभव में एक दो आपके सामने साझा करूंगी। मुझे 25 मिनट का समय दिया गया है, तो अगले 5-7 मिनट में और बोलूंगी, और यदि कोई और टिप्पणी हो तो आप उसको ज़रूर डालें। प्रियदर्शी जी का मुझे कुछ दिख रहा है। मुझे बहुत समझ नहीं आया, पर मुझे जो समझ आ रहा है मैं बोल रही हूँ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। हम लोग अपने संगठन में बहुत सारी महिलाएं हैं, तो जब गांव में हम लोग जाते हैं तो शुरुआती दौर में हम लोग बात करते हैं सरकारी जो काम चल रहा है उसमें हम हमारे अधिकारों को कैसे पाएं। तो जैसे जो प्रगतिशील कानून आए हैं, जैसे नरेगा आया, राशन का कानून आया, एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आया, पेंशन्स को लेकर के कि यूनिवर्सल पेंशन्स होनी चाहिए, एपीएल बीपीएल का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, जैसे तो इन सब चीज़ों पे जब हम लोग बात करने गांव जाते हैं तो बहुत सारी महिलाएं जुटती हैं। और बिहार में हम ये भी जान रहे हैं, और उत्तर बिहार तो खास करके पलायन ग्रस्त, हमारे इलाकों में कोई खास काम नहीं है, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं। तो गांव में बचते हैं कौन? या तो उम्रदराज लोग या फिर औरतें। और औरतों की स्वाभाविक रुचि भी है नरेगा यानी रोजगार गारंटी जैसे कानूनों में, और उसका कारण यह है कि आपको गांव में ही काम मिल सकता है। और यहाँ तो सभी लोग, मुझे लगता है कि ये समझेंगे कि आर्थिक स्वावलंबन एक बड़ा हिस्सा है स्त्री मुक्ति का। तो
नरेगा की मीटिंगों में हम लोगों ने देखा कि अगर हम गांव में मीटिंग कर रहे हैं और 100 लोग जमा हो रहे हैं तो उसमें 99 महिलाएं होंगी। अगर हम कोई प्री कोविड डेज में कोई प्रदर्शन कर रहे हैं और बाहर सड़कों पर निकल रहे हैं, या हम कोई मीटिंग कर रहे हैं और उसमें स्थापित कर रहे हैं कि हम सब एक साथ हैं, हम सब मिलकर बोल रहे हैं, क्योंकि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे काम का। तो 100 में 90 महिलाएं निकलेंगी, औरतें बाहर निकलेंगी। फिर हम लोगों ने देखा कि हमारी एक यूनियन है तो उसका एक स्ट्रक्चर है और उसमें इलेक्शन होना है। तो इलेक्शन में हम लोगों ने जो प्राइमरी कमेटी बननी है गांव में, उसमें महिलाओं का आरक्षण था। तो फिर जितना परसेंटेज आरक्षण है वो महिलाएं पहुंच गई। पर जब सचिव का चुनाव हुआ तो महिलाओं की संख्या हुई कितनी, तो हम लोगों ने एक स्टडी किया। जैसे हमारी उस समय 60-70 इकाइयां थी, तो हर इकाई के सचिव में हमने खोजा कि कितनी औरतें हैं। वैसे तो अगर ये इंटरैक्टिव होता तो मैं आपसे पूछ सकती थी कि आपको क्या लगता है कितना प्रतिशत सचिव होंगी महिला। तो मैं आपको बता देती हूँ, वैसे यहाँ पर वो ये निकला आंकड़ा कि 99% पुरुष थे, 100 में एक महिला को चुना जाता था। और जब हमने पूछा कि क्यों, तो उन्होंने कहा कि नहीं, औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती। और मजेदार बात यह होती थी कि जो सचिव होते थे उस समय, जो पुरुष को चुना जाता था, अमूमन वे भी पढ़े लिखे नहीं होते थे, क्योंकि मजदूर साथियों में कम पढ़े लिखे साथी नरेगा जैसे काम में रुचि ले लेते। तो वो तो बिल्कुल लगा कि अच्छा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद खोजा कि अच्छा और क्या कारण है, तो उन्होंने कहा कि भाई औरतें जा नहीं सकती हैं बहुत जगह पर, वो बाहर घूम नहीं सकती, निकल नहीं सकती। और तब हमने सोचा कि क्यों, तो वो जो मोबिलिटी का पूरा कंसेप्ट है कि औरतें मोबाइल नहीं है। और औरतें मोबाइल क्यों नहीं है, क्योंकि उनको यौन हिंसा का डर है, क्योंकि घर को उन पर कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये यौनिकता जो है ये बार बार हमारे विमर्शों में आती रही। हालांकि हम काम कर रहे थे किस पे, राशन, पेंशन, नरेगा पे। इसी तरह से हम लोगों ने पाया कि औरतों का प्रतिनिधित्व आरक्षण से जहां बंधा वहां बंधा, वरना वो बहुत ही नगण्य हो गया। और उसके बाद हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि संगठन में ये बदले, और मुझे लगता है कि अभी तो काफी बदला हुआ है। हमको लगता है कि 50% महिला सचिव होंगी हमारे संगठन में। ये बात सच है कि अभी भी कई बार जैसे वो गांव में बोलते हैं ना, मुखिया पति, वैसे हो सकता है कोई सचिव पति हो हमारे संगठन में जो बहुत एक्टिव हो, पर अमूमन महिलाएं सामने निकल कर आई। उसी में मुझे हर बार नीला का उदाहरण याद आता है कि जब हम शुरू में नीला से मिले, वो मनरेगा की साइट पे मजदूरी का काम भी कर रही थी, घर भी संभाल रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि आप मेड का काम कर लें, थोड़ा पढ़ी लिखी हैं, थोड़ा आप ये कर लें। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं। कुछ सालों बाद साथ काम करते करते हम लोग एक मीटिंग में थे और मैंने देखा कि नीला हमारी गीत की किताब से बैठी गीत लिख रही है। तो मैंने कहा नीला, पर आप तो कह रही थी कि आप पढ़ी लिखी नहीं है, इतने सालों से यही चल रहा है कि आप पढ़ी लिखी नहीं है। अब मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मेरा सवाल ही बेबुनियाद था। आप पढ़ी लिखी हैं या नहीं, ये बेबुनियाद सवाल था, क्योंकि वो स्कूल गई थी। वो स्कूल गई थी, शायद वो 4 अक्षर जोड़ना उस समय भी जानती थी जब हम लोग पहली बार मिले थे। और इस मुलाकात को 12 साल होने जा रहा है। मगर रोजमर्रा की एक औरत की जिंदगी, खास करके वर्किंग क्लास महिला की जिंदगी, वो कहाँ है। वो बच्चे पालो, घर की 4 दीवारी में खाना बनाओ, केयर गिविंग करो, अपने पुरुष को रोज के काम के लिए तैयार करो, और उसमें से कुछ बचे तो घर की आमदनी में जोड़ने के लिए काम करो। तो वो नरेगा के लिए तो बाहर आई, पर उनकी जो अपनी जो उनके पास ऑलरेडी जो क्षमता थी, वो क्षमता भी उनकी एक्नॉलेज नहीं की गई थी। और नीला जैसे बहुत सारे उदाहरण मेरे दिमाग में आते हैं जब हम लोगों ने घरेलू हिंसा पे बात करनी शुरू की। और मैं फिर याद दिला रही हूँ कि हम एक ट्रेड यूनियन है, तो मजदूर यूनियन में अमूमन ये समझ होती है कि हम तो आर्थिक मुद्दों पर काम करेंगे। पर हमने सीखा कि आर्थिक मुद्दे असल में, वैसे थ्योरी में मैं सोशल वर्क पढ़ी हूँ, तो थ्योरी में हमें जरूर पढ़ाया गया होगा क्लासरूम में, बस मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैं हरदम कहती हूँ कि मेरी वास्तविक शिक्षा काम में हुई। तो जब काम करना शुरू किया तो हमारे संगठन के अनुभवों ने हमें सिखाया कि आर्थिक मुद्दे कोई स्टैंड अलोन मुद्दे नहीं है, वे कनेक्टेड है। वे कनेक्टेड हैं इस पूरी राजनीति से, जाति, धर्म, वर्ग, लिंग की राजनीति से। और इस पूरी
राजनीति में ये जो कनेक्शंस हैं ये अगर हम बना लें, और इंटरेस्टिंगली मेरे ससुर, मेरे फादर इन लॉ बहुत इंटरेस्ट लेते हैं पढ़ने में, और वो मुझे कई बार बोलते हैं ये पढ़ो, ये बहुत अच्छा निकला है। और कई बार जब मैं अपनी आध्यात्मिक कारणों से कहती थी कि मैं गीता को समझ नहीं पा रही हूँ, उसमें क्या है, वो मेरे काम को कैसे इम्पैक्ट करता है, या मेरी स्पिरिचुअलिटी कहाँ एड्रेस होती है मेरे काम में, तो उनके संग बहुत इंटरेस्टिंग मेरे कॉन्वर्सेशंस होते थे और अभी भी कभी कभी होते हैं। तो उन कॉन्वर्सेशंस में मुझे बहुत हिम्मत देते थे, और वो हिम्मत ये देते थे कि वो कहते थे कि ये स्पिरिचुअल स्पेस है। और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे फादर इन लॉ एक मार्क्सिस्ट है, मगर वो स्पिरिचुअलिटी को स्पेस देते थे। फिर वो मुझे उदाहरण देते थे, वो कहते थे तुम रविन्द्रनाथ टैगोर को पढ़ो, और जो स्पिरिचुअल नीड है वो नेचर से कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। मैं कहती थी कि क्योंकि आज इंडिपेंडेंस डे है तो मुझे फिर वो चर्चा याद आ रही है कि पर मैं तो नेशनलिस्ट हूँ, मैं तो मानती हूँ कि देश की और हमारी इंडिपेंडेंस की में बहुत वैल्यू है मेरे दिमाग में। तो ये पूरा जो इंटरनेशनल का बात होता है इसको मैं कैसे रिकनसाइल करूँ, तो उन्होंने बहुत मदद की मेरी। तो खैर उन्हीं के कई कॉन्वर्सेशंस में हाल में उनसे बात हो रही थी, तो मैं तेलतुम्बड़े, आनंद तेलतुम्बड़े, जो कि बहुत अच्छे थिंकर हैं और इंटरेस्टिंगली अभी वो जेल में हैं, अभी वो जेल में हैं। जब कोविड के समय में ये कहा जा रहा है कि जेल्स को डिकंजेस्ट करना चाहिए, वो एक अम्बेडकराई थिंकर है और वो मार्क्सिस्ट थॉट से भी प्रभावित हैं। तो तेलतुम्बड़े अपनी बात में, डॉक्टर तेलतुम्बड़े अपनी बात में कहते हैं कि असल बदलाव तभी आएगा जब हम दलित आंदोलन को मार्क्सवादी विमर्श से जोड़ करके बदलाव की बात करेंगे। और मैं जानती हूँ कि उन्होंने उसको सब्ज्यूम कर लिया, पर शायद कहीं पर, और बहुत सारे थिंकर्स में ये मैं देख रही हूँ कहते हैं कि आज की तारीख में नारीवादी आंदोलन, दलित आंदोलन जब वर्ग संघर्ष को साथ ला करके समाजवादी सपने को एक साथ जीने की कोशिश करेगा, तब शायद असली बदलाव हमको दिखे, या जिस तरह की दुनिया हम कहते हैं हम देखना चाहते हैं, जो न्याय संगत हो, जिसमें एक दूसरे के लिए प्यार हो। और आकाश, क्या मेरे पास और टाइम है या ये बातचीत यहाँ समाप्त होनी है? क्योंकि एक और कविता है जो मैं पढ़ना चाहूंगी, हालांकि मेरी रेसिटेशन की जो एबिलिटीज़ हैं वो बहुत लिमिटेड है। तो जब मैं स्कूल में कोशिश करती थी तो आमूमन मुझे एलोक्यूशन में मौका मिलता था, रेसिटेशन में कभी कोई मौका नहीं मिलता था। पर यहाँ किसी ने बहुत प्यार से कह दिया कि बढ़िया प्रस्तुति, तो वो तो नागार्जुन की ताकत थी, तो बहुत बढ़िया प्रस्तुति हो ही गई। मगर मैं टैगोर की भी 4 लाइन पढ़ना चाहती हूँ। तो प्रियदर्शी जी, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दें कि मेरे पास कितना समय है, तब तक मैं टैगोर की ये 4 लाइन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी की ये 4 लाइन पढ़ना चाहूँगी। सॉरी, मैं ऐसे ही खोजूंगी क्योंकि मैंने ये सब हाथ से लिखा नहीं और रियलाइज़ नहीं किया कि लाइव होने का मतलब ये होगा कि तो ये आज के लिए बहुत अप्रोप्रिएट है। और जैसा मैंने कहा कि ये कॉन्वर्सेशंस मैंने कई बार किए कि आज़ादी और देशभक्ति ये कैसे रिकंसाइल होते हैं एक बड़े सपने से, जिसमें पूरी दुनिया एक बेहतर दुनिया हो और मानवतावाद जिसमें जी सके। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और मैं इसे अंग्रेज़ी में भी बोल देती हूँ और हिंदी में भी बोल देती हूँ क्योंकि मुझे इसका अंग्रेज़ी ट्रांसलेशन बहुत खूबसूरत लगता है। Where the mind is without fear and the head is held high. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection,
where the clear stream of reason has not lost its way, the dreary desert sand of dead habit, where the mind is led forward by thee, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my Father, let my country awake. Into that heaven of freedom, my फादर लेट माई कंट्री अवेक। और ये शायद हमारे जैसे लोगों के लिए आज़ादी का सपना है। और हाँ, लेट माई फादर अवेक आज के दिन स्त्री विमर्श पे बात करते समय थोड़ा सा ऑड लगता है, पर एक पुरुष तत्वात्मक समाज में ये समझ सकते हैं कि ये एक स्पेस शायद हमें एक दूसरे को देने की ज़रूरत है कि हम एक तरह की वोकैबुलरी इस्तेमाल करते हैं, और शायद उसकी इंटेंट गड़बड़ नहीं है, पर वो एक सिस्टम का नतीजा है। हालांकि मैं वोकैबुलरी को बहुत क्वेश्चन करती हूँ। और फिर इसी कविता का एक हिंदी अनुवाद भी है। ये बिल्कुल हिंदुस्तानी अनुवाद नहीं है, बहुत ही संस्कृताइज्ड हिंदी है, संस्कृत से ली गई हिंदी है, मगर बहुत ही शुद्ध हिंदी जिसे मैं कहूँगी, मगर जिससे मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है कि ये हिंदी अनुवाद इस्तेमाल कर रही हूँ आज, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे लोगों ने ये भेजा। वो टाइटल को ट्रांसलेट करते हैं, दिव्य स्वातंत्र। जहाँ हृदय में निर्भयता है और मस्तक अन्याय के सामने नहीं झुकता, जहाँ हृदय में निर्भयता है और मस्तक अन्याय के सामने नहीं झुकता, जहाँ ज्ञान का मूल्य नहीं लगता, जहाँ संसार घरों की संकीर्ण दीवारों में खंडित और विभक्त नहीं हुआ, जहाँ शब्द का उद्भव केवल सत्य के गहरे स्रोत से होता है, जहाँ अनर्थक उद्यम पूर्णता के आलिंगन के लिए ही भुजाएं पसारता है, जहाँ विवेक की निर्मल जलधारा पुरातन रूढ़ियों के मरुस्थल में सूख कर लुप्त नहीं हो गई, जहाँ मन तुम्हारे नेतृत्व में सदा उत्तरोत्तर विस्तीर्ण होने वाले विचारों और कर्मों में रत रहता है, प्रभु उस दिव्य स्वतंत्रता के प्रकाश में मेरा देश जागृत हो। और यही सपना है। अब फिर इसको गलत इंटरप्रेट नहीं करिए, एक आज़ादी हमारे पास है, मैं ये कतई नहीं कह रही हूँ कि वो आज़ादी हमारे पास नहीं है, इस आज़ादी की वैल्यू है, मगर आज एक तरह का चौतरफा हमला है। वो हमला आज हमारे लोकतंत्र पे भी है। दुख की बात यह है कि जिस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि उसमें किस तरह से कहें कि आज हमारे बीच में दाभोलकर नहीं है, पंसारे नहीं है, कलबुर्गी नहीं है। ये कौन थे? और हमारे बीच में गांधी जी नहीं। ये कौन थे जो अपने सीनों पे गोली खाते रहे? क्यों खाई इन्होंने ये गोलियां? एक देश का निर्माण करने के लिए या एक मंदिर का निर्माण करने के लिए? बस यही है कि डर ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये बातें हम एक इको चैम्बर में कह रहे हैं, एक दूसरे से कह रहे हैं, पर फिर मुझे लगता है कि जब जेलें भरने लगती हैं तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो सही कह रहे हैं और कुछ तो सुन रहे हैं लोग के अंदर भेजना पड़ रहा है कि कुछ तो सही कर रहे हैं हम। और मैंने अपना समय इस्तेमाल किया है। अगर आप कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहें, कुछ सवाल आपके हों स्पेसिफिक, तो प्लीज़ दे दें, या कुछ बातचीत जो मुझसे छूट गई हो, जो शायद आपने उम्मीद की होगी कि ये बातचीत आज होगी इस मुद्दे पर, तो आप ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, और मैं उसे देख रही हूँ तो जवाब देने की कोशिश करूँगी। तो अगर ज़्यादा कोई सवाल नहीं हो तो क्या मैं इसको यहाँ समाप्त करूँ?
ठीक है, 25 मिनट का समय दिया गया तो मुझे काटा नहीं जा रहा है, और ये बिल्कुल भी मेरा अनुभव नहीं है, क्योंकि आज तक जहाँ भी गए हैं एक चिट एक नोट, और सबसे ज्यादा तो हम ही को कहा जाता है, क्योंकि हम लोगों को चिट और नोट खूब देते हैं। टाइम समाप्त हो गया, 2 मिनट। तो एक सवाल आया है, बिहार के मौजूदा संघर्षों में किन स्त्री प्रश्नों की कमी आपको खलती है? मुझे मालूम नहीं ये बिहार स्पेसिफिक है या ये पूरे पूरे भारत में। मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम बड़ा बदलाव देखना चाहते हैं, पर हम लोगों के रोजमर्रा संघर्षों में नहीं होना चाहते। और जब हम रोजमर्रा संघर्षों में नहीं होना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि हम भले ही आर्थिक मुद्दों पर काम करना चाहें, पर यदि जो मजदूर काम की जगह पर आ रही है उसके साथ हम उसके घर में हो रही घरेलू हिंसा पर बात नहीं कर पाएंगे, या यौनिकता पर जो कंट्रोल करने की वजह से कम उम्र में शादी हो रही है उस मुद्दे पर काम नहीं करेंगे, तो फिर मुझे लगता है कि संघर्ष है पर उसमें कुछ खोखलापन है। और वो कई बार मुझे लगता है कि हर जगह है। तो मैं बिहार, हाँ हम लोग बिहार में हैं तो बिहार की बात करना चाह रहे हैं, पर बिहार में ही है ऐसा हम नहीं कहेंगे। पर ये एक बड़ी चीज़ मुझे लगता है कि मिसिंग है। हम ये कहते हैं कि जब जब ये बदलाव आ जाएगा, जब एक बेहतर दुनिया बन जाएगी तो ये रिजॉल्व हो जाएगा। इसलिए आज बहुत ज़्यादा व्यक्तिगत बदलाव पर बात नहीं करें। और हम तो नारीवादी ट्रेनिंग है, द पर्सनल इज पॉलिटिकल, यानी जो व्यक्तिगत है वो तो राजनीतिक है। तो फिर व्यक्तिगत बदलाव इसी सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम तो आज नहीं बदलेगा, मगर व्यक्तिगत बदलाव, और वो देखा है उदाहरणों में, देखा है अनगिनत उदाहरण है। और मैं तो ये कहूँगी कि वो हर विचारधारा में दिखते हैं। वो कॉमरेड्स के उदाहरण भी ले सकते हैं, वो गांधीयंस के उदाहरण भी ले सकते हैं, आप अम्बेडकराइट के उदाहरण भी ले सकते हैं। जैसे मैं एक अपने बहुत ही प्रिय मजदूर साथी के यहाँ नागपुर में गई थी, और वहाँ वो एक छोटा सा चीज़ कि रसोई में जब खाना बना और खाना बन के तैयार हो गया, तो जैसे हम लोग के यहाँ होता है कि अच्छा जिन्होंने बनाया वो सबको खिला देते हैं, फिर वो खाने बैठते हैं। उस दिन बस इतना सा मैंने देखा कि सबने इंतजार किया, जब सबका काम खत्म हो गया, वो घर में कोई भी हो, बहू बेटा बेटी, सब एक साथ बैठे और उन्होंने वो खाना साझा रूप से खाया। तो मैं कह रही हूँ कि सिस्टम तो नहीं बदला, पेट्रियार्की तो खत्म नहीं हो गई, पितृसत्ता तो खत्म नहीं हुई, पर वो बहुत छोटी सी चीज थी। तो ऐसी चीजें मेरे दिमाग में आती है। एक बड़ी चीज जो मुझे लगता है कि बिहार के संघर्षों में शायद आनी चाहिए, और वो स्त्री प्रश्न से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने शुरू में कहा था कि मुझे लगता है कि जेंडर बाइनरी को इतना ज्यादा स्थापित करके काम करने का जो हमारा तरीका है उसको थोड़ा सा बदलना चाहिए। तो हमारे जो ट्रांस, क्वेयर, किन्नर साथी हैं वो साथ कैसे आए और बिल्कुल हमारे संघर्षों में कंधे से कंधा जोड़कर कैसे साथ चल सके। अगर हम इतना बाइनरी में बात करते रहेंगे तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है दूसरा सवाल ये है। और फिर कहीं पर शायद मुझे लगता है कि, और वो मैं गलत हो सकती हूँ क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि मैंने संघर्षों को बहुत नजदीक से देखा है, पर जैसे 2012 में जस्टिस वर्मा कमेटी के रिकमेंडेशंस आए तो सारे यहाँ के स्त्री संगठनों ने उस पर बात की, और फिर हम लोग वो कुछ हद तक गए, और फिर हम लोग जैसे थोड़ा ठहराव आ गया, वो पूरे देश में आ गया और वो पूरा ठहराव आ गया। पर इस बार जब हम कल्याणी, तन्मय और खुशी के अनुभव के साथ हर चीज याद कर रहे थे तो हर सेकंड हमको लग रहा था कि अगर हम लोगों ने वो एक जस्टिस वर्मा कमेटी के जो रिकमेंडेशंस थे वो एक मुद्दे को इनिशिएट करके और उसके लॉजिकल कंक्लूजन तक आंदोलन चलाया होता तो आज स्थिति शायद बेहतर हो सकती थी। पर ये सिर्फ बिहार के आंदोलन के लिए संभव नहीं। जी
और कोई सवाल या कोई टिप्पणी हो तो मैं पढ़ भी सकती हूँ सबके लिए। एक और चीज़ है, जब मैंने ये काम शुरू किया था और अभी भी मुझे लगता है कि क्रांति आएगी, अमूलचूल परिवर्तन। और फिर जब कभी कभी हताशा होती है तो फिर मैं अपने नारीवादी आंदोलनों के स्लोगन्स की ओर जाती हूँ, और उसमें एक ये है कि आई एम हियर एंड दैट इज़ अ रेवोल्यूशन। मतलब मैं हूँ, ये अपने में एक क्रांति है। और ग्रामीण बिहार में काम करके फिर वो स्थापित हुआ मेरे दिमाग में कि सचमुच बस एक औरत जीवित रहे और आज वो यहाँ पर है इस विमर्श में, इस बातचीत में, तो वो अपने में एक क्रांति है। तो क्रांति वो अंत में कुछ आएगा, जो क्रांति है उस उस पर भी अब मुझे लगता है कि ये शायद वो 20 साल का जो काम हुआ कॉलेज से निकलकर अभी तक, जो असली दुनिया ने शिक्षा दी, उससे समझ में आया कि क्रांति वो हर दिन है जिस दिन एक बच्ची इस दुनिया में आ रही है, या वो दलित समाज के बच्चे बच्चियां उत्तीर्ण होकर निकल रहे हैं और जिंदगी में अच्छा कर रहे हैं। ये सब अपने में एक क्रांति है। आज जय भीम जिंदाबाद साथ लेने की बात करते हैं, ये भी एक क्रांति है। और बहुत उम्मीद है, ये आज़ादी बहुत मायने रखती है, ये बहुत मायने रखती है। और आज जिसे जिसे देशभक्त होना चाहिए उसे तो कहा जा रहा है कि आप तो देश विरोधी हैं, आप यहाँ के एजेंट हैं, वहाँ के एजेंट हैं। और इंटरेस्टिंगली अब तो हमारे देश के चारों तरफ जितने देश हैं उसके एजेंट हमारे देश में हैं, तो किसी भी देश के एजेंट आप हो सकते हैं। जब हम बड़े हो रहे थे तो ज़्यादातर एजेंट सिर्फ पाकिस्तान के होते थे, अब तो चीन के भी हो सकते हैं। तो किसी चीज़ का एजेंट ही बने रहते हैं और बना दिए जाते हैं। पर मुझे लगता है कि हमारे संघर्षों ने, वो समाजवादी संघर्ष है, वो मानवतावादी संघर्ष है, वो गांधीयन अम्बेडकराई थॉट, वो फेमिनिस्ट थॉट के संघर्ष जो हैं, उन्होंने मुझे ये तो पक्का सिखा दिया कि देशभक्त यही हैं, यही लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ, हम समाज की धारणा से अलग बोलेंगे और हम गलत नहीं बोल रहे, पर हम एक बेहतर देश बनाने के लिए ये कह रहे हैं। और हमें लगता है कि वही देशभक्ति है। दाभोलकर का अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना वही देशभक्ति है। अब भले उनको गोली मार दीजिए, पर वही सच्ची देशभक्ति। आज हमको तो लगता है कि हमारी 100% दिक्कतें ना इस अंधविश्वास से आती हैं। मतलब छोटा सा कुछ हुआ, ये औरत डायन है, ये बच्चा खा गई और इसी ने फंसाया होगा। अभी आप ये देख लीजिए, अभी सुशांत सिंह राजपूत वाला पूरा मामला देख लीजिए। मतलब अचानक से रिया चक्रवर्ती एक डायन है जिसने खा लिया सुशांत जी को। सच्चाई क्या है क्या नहीं है वो सामने आएगी, पर जो डिस्कोर्स बिल्ड हुआ वो कितनी आसानी से पितृसत्ता की दृष्टि से बिल्ड हुआ, और वो तो बहुत ही खतरनाक है। और उसमें हमारी बिहारी अस्मिता अचानक से जग गई, और वो बिहारी अस्मिता बंगाली औरत है और उसने ऐसा किया। तो मतलब मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ कि मुझे लगता है कि ये सब एक आपस में जुड़ा हुआ है, गुत्थी की तरह से। इसको कभी कभी लगता है आप सुलझा भी नहीं सकते, और फिर कभी लगता है कि नहीं, सुलझा भी रहे हैं। अगर सुलझा नहीं रहे होते तो कौन कौन दुनिया में ऐसा सोचता रहा। मतलब हम लोग अपनी दृष्टि से सोचती हूँ मैं कि फूलन देवी जैसा उदाहरण, बहुत ही बढ़िया उदाहरण लोकतंत्र का, एक जीवित लोकतंत्र का, कि एक महिला जो इतनी प्रताड़ना सहती है, जो डकैत बन जाती है, बागी कहलाती है, और फिर वो अपना हथियार डालती है, जेल की सजा काटती है, बाहर आती है और चुनाव लड़ती है और वो चुनाव जीतती है, और जीतने के बाद वो अपना बाकायदा सांसद के रूप में काम करती है। हाँ, लोकतंत्र शायद यहाँ फेल हो जाता है कि वो असैसिनेट हो जाती है, वो मारी जाती हैं, उनका खून कर दिया जाता है।
मगर फूलन देवी बहुत अच्छा उदाहरण है कैसे एक एक महिला अपने व्यक्तिगत जीवन में जाति वर्ग और ये जो पितृसत्ता से जो संघर्ष है उसको साथ लाकर वो इस लोकतंत्र से उसमें जीतती। और आज वो आइकन है। बहुत सारे यंग लोग they do not think of her as a bandit, they think of her as a बागी, a rebel। मतलब वो उसको एक डकैत की तरह नहीं देख रहे, वो उसको एक बागी की तरह देख रहे हैं। और उनका लोकतंत्र में आना, सांसद बनना और लोगों की सपोर्ट, ना तो उन्होंने बूथ रिगिंग की और ना उन्होंने शराब पिलाई लोगों को और ना उन्होंने साड़ियाँ बांटी, पर लोगों ने उन्हें चुना। तो हमको लगता है कि ऐसे खूबसूरत उदाहरण जब तक रहेंगे हमारे देश में, हमें हताश होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो संभावनाएं तो अंतहीन है। हाँ, हम उन संभावनाओं का क्या कर पाएंगे, और कभी कभी इस दौर में डर सा भी लगता है। तो पर डर के आगे जीत है। ये तो कॉर्पोरेट फंडा भी है, तो अगर ये कैपिटलिस्ट दुनिया भी अगर जिएगी तो डर के आगे जीत। पर एक 4 लाइन में फैज की बोल के और आज की बातचीत यहाँ समाप्त करती हूँ। मैं खोजती हूँ वो 4 लाइनें। अगर आपका कोई अंतिम सवाल हो तो प्लीज आप डाल दीजिएगा। Okay. अच्छा, जब तक मैं खोजती हूँ मैं आपको ये भी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देती हूँ कि ये कविता जो मैंने पढ़ी श्री रविन्द्रनाथ टैगोर की, वो कविता पहली बार आशीष ने, जो मेरे जीवन साथी भी हैं, मुझे शादी की रात में एक पूरे समूह के सामने पढ़ के सुनाई थी। और तब मेरे पास हाँ, मेरे पास ये कविता आई पहली बार। मैं तब तक बहुत ज़्यादा पढ़ना और ये नहीं करती थी, और शायद इसीलिए मेरा आध्यात्म और ये काम बहुत ज़्यादा जुड़ाव भी नहीं था, क्योंकि टैगोर से शायद उतना परिचय भी नहीं था। हाँ, मैं सहमत हूँ कि ये प्रभु की जो परिभाषा, जो शब्द आया है उसको बदलना चाहिए। पर मुझे ये भी लगता है कि वही जो मैंने आपसे कहा कि वो शायद ग्रांट करना होगा, और ईश्वर की परिकल्पना अलग अलग तरह से लोग करते हैं, उसको थोड़ा सा स्पेस दे देने में। और वो भी पुराने साथियों को कोई बुराई नहीं है। ठीक है, तो मुझे मिल गई मेरी 4 लाइन, 2 लाइन। एक्चुअली मुझे याद होनी चाहिए, पर जैसा कि आप देख ही रहे होंगे मेरा कविताओं और नज्मों से बहुत हाल हाल का रिश्ता है। तो बहुत कमिटमेंट है कि हाँ, इस बदलाव में कल्चरल का बहुत स्पेस है, पर मैं उसमें बहुत बढ़िया से नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं ये 4 लाइन, ये 2 लाइन बस पढ़ रही हूँ आपके लिए। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ये फैज की 2 लाइनें हैं। दिल ना उम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसको यहाँ समाप्त कर रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए, और उम्मीद है कि जो और लोग भी सुनेंगे। सो बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, और यही कि उम्मीद बनी रहे, और नाकामी भी खत्म हो, नाउम्मीदी तो है ही नहीं। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।